हेलो क्लास, वेलकम अगेन। लास्ट क्लास तक अपन क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात कर रहे थे और क्लाइमेटिक फैक्टर जो है अपन उसमें बात कर रहे थे लाइट की। ओके गाइस, अपन किसकी बात कर रहे थे? लाइट की। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि लाइट के अंदर अपने को जो सोलर अपना जो रेडिएशन होता है, अपने सन से अपना जो रेडिएशन होता है उसके अंदर अपने को काफ़ी टाइप के रेडिएशन, अपने को काफ़ी टाइप के अपने को वेव्स मिलते हैं और उनको वेव्स में लेते हैं अपन। ओके, जिनके अंदर अपन ने बताया था कॉस्मिक हो गया था, गामा रेज हो गया था, अपना एक्स रेज हो गया था, अपना विजिबल हो गया था। ये सारी अपने किस में आ रही थी? उसके अंदर आ रही थी। आज अपन देखेंगे, फिर कल अपन ने एक और चीज़ देखी थी कि अपने लिए जो काम की लाइट है, यानी कि अपन वो लाइट जिसमें अपन देख सकते हैं, वो अपनी लाइट कौन सी होगी? विजिबल लाइट होगी। ओके गाइस, यानी कि अपन खाली कौन सी लाइट में देख सकते हैं? विजिबल लाइट के अंदर ही अपन किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ओके, तो अपने को ये पता है कि जो अपना सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन होता है, ये अपना जो सन से अपना जो रेडिएशन आ रहा है उसके अंदर अपने को छोटी, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के अपनी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग स्मॉल वेवलेंथ या अपने को कम वेवलेंथ से लेकर के हाई वेवलेंथ तक अपने पास अलग अलग उसके अंदर अपने पास वेवलेंथ होती है, जिसको अपने लैम्बडा से अपन क्या करते हैं? उसको शो करते हैं। ओके गाइस, इसमें अपने को ये पता है कि जो वेवलेंथ है उसमें अपने को 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम से, अपन ने कल इसकी बात करी थी कि अपने पास जो वेवलेंथ है वो 39 से अपने को जो 8100 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ होता है, ये कौन सा होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ओके गाइस, यानी कि अपना जो वेवलेंथ है, अपने को स्टार्टिंग वेवलेंथ अपन ने कल बताई थी कि वेवलेंथ जैसे जैसे अपन कॉस्मिक से अपन बढ़ेंगे अपन, ठीक है, रेडियो वेव से कॉस्मिक के साइड में अपन बढ़ेंगे तो उसका जो लैम्बडा है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अपन एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी की क्या हो गया? ये ऑपोजिट हो गया, यानी कि जैसा लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक अपनी चीज़ हो गई। अब अपने को ये भी अपन ने कल एक चीज़ देखी थी कि अपन ने एक स्पेक्ट्रम बताया था जिसके अंदर सबसे पहले साइड में था कॉस्मिक, ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर अपने पास में एक्स रेज हो गई थी, फिर उसके बाद में अपने पास अल्ट्रा वायलेट हो गई थी, उसके बाद में जो रीज़न आया था अपने पास एक्स रेज हो गई थी, फिर अल्ट्रा वायलेट हो गई थी। ओके, फिर उसमें अपना जो रीज़न आया था वो आया था अपने पास विजिबल करके, ठीक है, यानी कि कॉस्मिक, देन एक्स रेज, देन अपने पास अब इसमें गामा रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, फिर अपने पास इसके बाद में अपने पास दो और बच जाते हैं, वो होता है इंफ्रारेड और रेड और इंफ्रारेड करके। ओके गाइज, तो ये हो गया अपना इंफ्रारेड, और लास्ट में अपने पास में क्या आ जाता है? स्टार्टिंग के अंदर अपने पास रेडियो वेव्स करके अपने पास आ जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि 39 एंगस्ट्रॉम से पहले क्या होता है, 3900 से, और 8100 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है। तो अपने को ये पता है आराम से कि 3900 से और 8100 तक का जो रेंज है वो किसका है? विजिबल का है। तो जस्ट इसके पहले का तो क्या हो जाएगा? इसके पहले की जो रेंज होगी वो तो क्या हो जाएगी? अपनी अल्ट्रा वायलेट रेंज हो जाएगी। ओके, और इसके जस्ट बाद की इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपनी इंफ्रारेड की हो जाएगी। लेकिन क्या ये रेंज अपने काम की है? बिल्कुल है, लेकिन इसके जस्ट पहले की अपने कोई काम की है? कोई काम की नहीं। अपन इस स्लाइड के अंदर अपन कुछ देख ही नहीं सकते। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये कॉमन सी बात है जो अपन ने कल देखी थी।
ओके। ओके, सो दिस इज़ आवर टॉपिक, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब अपन इसका मतलब समझेंगे कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अपन एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि वो रेडिएशन या वो लेंथ जिसमें प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। इतनी सी बात जाननी है अपने को, क्योंकि अपन, मैं बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो अपना इकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं कि प्लांट इकोलॉजी के अंदर मोस्टली इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या यूज़ में आता है। तो अपन जो यहाँ पर जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सोलर रेडिएशन करके जो पढ़ रहे हैं, अपना जो लाइट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें अपने को इतना पता लगाना है कि जो ये रेडिएशन है इसका कौन सा वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है। तो अपने को एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सन की प्रेजेंस में होता है, और सन की प्रेजेंस में क्या होता है कि उसके अंदर अपने को अलग अलग टाइप की अपने उसमें रेडिएशन होती है। वेवलेंथ अपने को पता ही है कि कितने विजिबल के अंदर अपने कितने काम की आती है, 3900 से 39 एंगस्ट्रॉम से अपना 79 या 81 एंगस्ट्रॉम तक ये अपना हो गया। तो अब अपन इसके अंदर देखेंगे कि अपने का एक टर्म आ गया इसके अंदर, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 8100 एंगस्ट्रॉम के अंदर जो वेवलेंथ होती है जिसमें अपन एबल टू सी, ठीक है, उस अपने वेवलेंथ को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे विजिबल लाइट। इस रेंज की लाइट को अपन क्या बोलेंगे, विजिबल लाइट अपन इनको बोलेंगे। इससे कम, ओके, इससे या तो कम या इससे ज़्यादा अपने उस रेंज में अपन नहीं देख सकते। यानी कि विजिबल रेंज में ही अपन खाली किसी भी चीज़ को अपन देख सकते हैं, या एबल टू सी। फिक्स रेंज हो गई 39। तो अपनी ये बात समझ में आ गई, विजिबल लाइट कितनी हो गई 3900 टू 8100 एंगस्ट्रॉम। ओके गाइज, ये हो गया अपना एक टर्म। नेक्स्ट टर्म की अगर अपन बात करते हैं तो इनके जो पहले आती है विजिबल लाइट के जस्ट पहले और इसके बाद में, यानी कि बिफोर विजिबल लाइट और आफ्टर विजिबल लाइट, यानी कि इसके बाद में कौन सी आते हैं। तो अपन ने अभी बनाया था कि जस्ट विजिबल लाइट्स के पहले तो क्या होती है, अल्ट्रावायलेट, और इसके बाद में जो होगी वो होगी इंफ्रारेड। यानी कि विजिबल लाइट के जस्ट बाद में तो क्या होगी, इंफ्रारेड होगी, और अपने इसके बाद में क्या होगी, अल्ट्रावायलेट होगी। ये अपने लिए दोनों रेंज क्या है, विजिबल नहीं है। अपने लिए विजिबल सिर्फ इसी रेंज की जो है, अपना जो लैम्ब्डा है इसी रेंज का, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से अपना जो अपन ने कल देखा था उसके अंदर ही अपने लिए क्या होगा, विजिबल होगा। अपन ने कल ये रेंज देखी थी कि अब इसके नीचे अगर अपन जाते हैं, अपन ने देखा था कि स्टार्ट में रेडियो वेव्स होती है और लास्ट में अपनी कॉस्मिक रेज होती है। इधर नीचे जाएंगे अपना लैम्ब्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर अपन विजिबल से अगर इंफ्रारेड की बात करते हैं तो इंफ्रारेड का जो क्या होगा, वो लैम्ब्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, विजिबल लाइट से। और सॉरी, इसका तो कम होगा, और अल्ट्रावायलेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इंफ्रारेड क्या हो रहा है, विजिबल के जस्ट बाद में आ रहा है, तो उसका ओब्वियसली क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर अपन जैसे जा रहे हैं अपने रेडियो वेव से अपन नीचे की साइड में जाएंगे तो कॉस्मिक रेज आएगा, तो बीच में विजिबल आएगा, विजिबल से जस्ट बाद में इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड के बाद में अपने, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई होगी।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि ये इंफ्रारेड तो हो गया, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस रेट है, ओके, वो किस में होती है। तो वो अपने को पता है ब्लू और रेड लाइट के अंदर होती है, जिनका जो रेंज होता है वो 480 से 700 समथिंग अपने किस में होता है, मिली माइक्रोन में होता है, माइक्रोन, ओके, म्यू माइक्रोन में होता है, मिली माइक्रोन में होता है, अपने 400 से मिली माइक्रोन में होता है। ये किसका रेंज हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसका हो गया, ये फोटोसिंथेसिस के लिए हो गया। अगर अपन इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहे तो ये लीजिए, ये जो रेंज है वो किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए रेंज हो गई। तो अपना नया रेंज, अपना जो नई एक लाइन आ गई, वो क्या आ गई कि जो एक्टिव रेडिएशन है उसमें अपने को जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए अपने को परफेक्ट जो रेंज चाहिए वो कितनी होगी, 4800 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम अपनी हो गई। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके, कितनी हो गई, 4800 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और ये किस में होगा, अपना रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर ही ये पॉसिबल होगा, ओके। तो ये चीज़ अपनी हो गई। अगर अपन अब बात करते हैं अपने रेंज की, तो अपन ये जो स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, उसमें कलर कैसे कैसे निकलता है, ओके। तो सबसे पहले जो कलर होगा वो आएगा वॉयलेट, ये अपन कल की क्लास में थोड़ा बहुत देखा था अपने। उसके बाद में जो अपना कलर आएगा वो आएगा ब्लू, फिर अपना आएगा ग्रीन, फिर आएगा अपना येलो। समझ में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले तो अपना कौन सा आएगा, वॉयलेट हो गया, फिर अपना ब्लू हो गया, फिर अपना ग्रीन हो गया, फिर अपना येलो हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में जो अपने हो जाते हैं वो बच जाएंगे अपने ऑरेंज, रेड एंड इंफ्रा रेड, ओके। अपने को ये अच्छे से पता है कि रेंज कितना है, ऑलमोस्ट ठीक ये इतना होता है। तो अपने यहाँ पर क्या लिख देंगे आराम से, 400 टू लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये नैनोमीटर में लिख दो अपने इसको। अगर अपने उसमें एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 4000 में लिख लो, इसको ऐसे लिखना होता है, ऐसे 8000 हो गया। अब अपने को अपन ने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4800 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि रेड और ब्लू के अंदर। तो ब्लू तो ये रहा और रेड ये रहा, यानी कि सिर्फ इस रीजन के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये कितना, कौन सा रीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस रीजन, ये अगर अपने लिए हो गया। तो अपन को वॉयलेट से ब्लू तक कितना हो गया, 400, वॉयलेट से ब्लू तक कितना हो गया, फिर आगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्योंकि अपने को तो क्या पता है कि ऑलमोस्ट 4800 से, यानी कि ऑलमोस्ट 4800 से अपने लिए क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस रेट अपने लिए स्टार्ट होगा। तो फोटोसिंथेसिस रेट अपने लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए वॉयलेट की रेंज कितनी है अपनी, 400 ही है। और इसके बाद में जो अपना ब्लू ग्रीन का आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। देन येलो ऑरेंज का अपना कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट 700 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो अपने को कितना चाहिए, सिर्फ ब्लू से रेड तक का, जहाँ पर 400 से अपना कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 4800 से अपना कितना जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 500 से 700, यानी कि 5000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच अंदर अपना जो होगा उसमें अपना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होगा। तो अपने को ये स्पेक्ट्रम अपने को पता चलेगा कि पहले वॉयलेट, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड। वैसे तो अपना जो स्पेक्ट्रम होता है वो अपने को पता है विबग्योर करके होता है, ओके। यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज, फिर अपना रेड। तो ये अपना हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। अब अपन बात करते हैं अगर ब्लू और इंडिगो कहाँ गया, तो इसके अंदर फिर रेंज आ जाती है। तो फिर इनमें बीच बीच में अलग अलग कलर हो जाते हैं सेपरेट। तो वॉयलेट हो गया, फिर इंडिगो हो गया, ठीक है, फिर अपना ब्लू हो गया, फिर अपना ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया,
फिर अपना रेड हो गया, और फिर रेड के बाद में अपना कौन सा हो जाएगा, इंफ्रा रेड अपना हो जाएगा। तो ये अपना एक क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपन आगे निकलते हैं तो क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को पता चली गया कितना रेंज होता है, कितना रेंज नहीं होता है। अब अपने को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंटेंट है, मस्ट जो वाला कंटेंट है वो होता है क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये अपने को अच्छे से पता है कि क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल ही ऐसा कंटेंट है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से जो ऑटोट्रोप्स जो प्लांट्स है, ठीक है, कौन से प्लांट्स हैं, ऑटोट्रोप्स, उनके अंदर क्या पॉसिबल है, फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ऑटोट्रोप्स प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फूड प्रोसेसिंग जो होगा वो इनमें पॉसिबल नहीं होगा, और लास्ट में जो कंटेंट बनता है वो इसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट, अपने को अच्छे से पता है, और प्लस अपने O2 इसमें रिलीज होती है। ये अपने को बात अच्छे से पता है, फोटोसिंथेसिस की ये नॉर्मल सी अपनी रिएक्शन होती है। तो जब अपने को ये पता है कि क्लोरोफिल जो होता है, ओके, तो इसके अंदर ऑटोट्रोप्स के अंदर अपने को क्लोरोफिल इतना मस्ट है कि उसके बिना अपने को पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो भी फिजिकल वेव्स होती है, ठीक है, फिजिकल वेव्स होती है, उनको रेडिएंट एनर्जी को उनको ऑब्जर्व करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि रेडिएंट एनर्जी को वो क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी होगी यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन समझ में आ गया क्लोरोफिल का, कि क्लोरोफिल्स के अंदर जो सन से जो रेडिएंट एनर्जी हो रही है, जो अपने को क्लोरोफिल में अपने को सन से जो डायरेक्ट रेडिएंट एनर्जी मिल रही है, फिजिकल जो वेव्स आ रही है, रेडिएंट एनर्जी आ रही है, उनको ऑब्जर्व करके वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो अपने को सीधा सा इतना ही बोलना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इट कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, किसके रूप में, एज ए कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा आपका कि क्लोरोफिल का इतना ही काम है कि रेडिएंट एनर्जी को वो ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल, और उसको वो चेंज कर देता है अपने केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल अपने को ये तो अच्छे से पता है कि क्लोरोफिल अपने को जो फीड होता है वो किसमें, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर क्या है, एज ए केमिकल एनर्जी है यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ अपने को एक्टिव कितने में होता ही है, 382 मतलब कि 380 से अपने को अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है अपने को, 4800 टू अपना 7800। तो जो क्लोरोफिल जो अपने है पिगमेंट है वो 380 नैनोमीटर से वो 710 यानी कि उतने के बीच के अंदर वो उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। यानी कि ये जो ऑब्जर्व वाला काम है ये कितने में कर लेता है, वो 380 नैनोमीटर से 71 से इस रेंज के अंदर वो ये काम करता है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। कि ये जो रेंज है इसमें जो ये काम हो रहा है, इसी रेंज को अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अपन इसको बोलेंगे। कि जो भी धरती के ऊपर या अपने प्लानट के ऊपर ऑटोट्रोफ प्लांट है, वो लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अपने को फीडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑटोट्रोफ्स प्लांट में अपने में नहीं होता कि अपन धूप में खड़े होकर अपने को अपने में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कि नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या मस्ट है, क्लोरोफिल का मस्ट है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। किसके थ्रू हो जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से क्या है, केमिकल एनर्जी है। गॉट इट गाइज, ओके। ये तो हो गया अपना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अपने को अब जैसे जैसे अपन आगे निकलते हैं देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं
ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, फीडिंग प्रोसेस कंप्लीट उनके अंदर होता है। और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही वहाँ पर वो बन पा रहा है। तो अपन आराम से ये कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है और अपना जो लिविंग वर्ल्ड है उसके बीच में एक क्या हो गया, लिंक हो गया। लिंक अपने आप ही हो गया क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। तो अपन आराम से ये बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी और लिविंग वर्ल्ड के अंदर बीच के अंदर क्या होता है, एक लिंक बन गया। अब अपन को ये पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये अपने लिए और चाहे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल होती है। लेकिन ये क्या करता है, अपने जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसके द्वारा या उसके माध्यम से वो क्या कर लेता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है। अपने को ये पता है कि जो भी एनर्जी आ रही है वहाँ से अपने को जो अल्ट्रावायलेट जो है, ओजोन लेयर अपनी क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ अपना अल्ट्रावायलेट रेज। अगर अल्ट्रावायलेट को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो रहा है, अपने ओजोन लेयर को भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ये बात हो गई अपनी किसकी, ओजोन लेयर की। तो बात ये है कि ओजोन लेयर जो है वो किसको ऑब्जर्व कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को कर रही है। लेकिन जो प्लांट्स है उसमें एक अपने एंथ्रोसाइनिन करके एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन करके एक पिगमेंट होता है। अपने लिए तो वो हार्मफुल है, लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं एंथ्रोसाइनिन, ये एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो इसको बनाने में हेल्प करती है, किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो अपने को क्या हो गया, प्लांट्स के लिए तो ये काम की चीज़ हो गई, यानी कि प्लांट्स में जो एंथोसाइनिन है उसके लिए क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो उसमें काम हो रही है। तो ये चीज़ तो किस में हो गई, उसमें हो गई। लेकिन जो बाकी के जो रेज है, कौन सी वाली, इसके अलावा, वो तो क्या है, इसके लिए हार्मफुल है और अपने लिए भी बहुत क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो एंथोसाइनिन के अंदर तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हेल्प कर रहा है। लेकिन जो CO2 है, जो ओजोन के अलावा है, अपन ने ये एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो CO2 जरूरी नहीं है कि जो रेडिएशन है वो कहाँ पर किसके द्वारा ही हो रहा है, वो ओनली ओजोन ही उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। वहाँ के जो CO2 है, वहाँ के जो और भी पार्टिकल्स है, अपने सॉइल पार्टिकल्स है, वो भी उनको क्या कर रहे हैं, अपने ओजोन लेयर के अलावा उनको भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इससे अपने को जो प्लांट्स है या अपने जो ह्यूमन बींग्स है उनसे अपने को अल्ट्रावायलेट रेज का या इंफ्रारेड का या अपने को ये जो हार्मफुल जो वेव्स है उनका अपने पे इतना कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर ही अपने अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इतना ही पता था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर अपने को कौन से रेंज की अपने को ज़रूरत होती है। तो अपन ने ये देख लिया, मोटा मोटा अपने को ये पता है विजिबल लाइट इतनी होती है, इससे कम अपन नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा अपन नहीं देख सकते हैं। फॉर विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट होगी और विजिबल लाइट की जस्ट बाद वाली क्या होती है, इंफ्रारेड। अपन वो कल छोटी सी टेबल बनाए थे, उसमें ये सब कुछ हो गया था। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की रेंज कितनी होती है, 4800 to 7000 एंगस्ट्रॉम के रेड के अंदर इसमें होता है। और जो फोटोसिंथेसिस होगा वो किस में होगा, रेड और ब्लू लाइट के अंदर होगा। तो ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइट की इंटेंसिटी।
ओके, सो व्हाट इज़ लाइट ऑफ इंटेंसिटी, अभी 5 मिनट में अपन को देखते हैं। अपन को ये बात पता है कि जो अपना सन है उससे जो लाइट आ रही है, उससे जो रेडिएशन आ रहा है, वहाँ पर कम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है, ओके, कम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, तो उनको तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो अपने गैसेस है, नाइट्रोजन करके और ऑक्सीजन है, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि लो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब बाय N2 और ऑक्सीजन और जो भी गैसेस अपने, तो ये तो क्या हो गया, उसका काम हो गया। लेकिन अगर अपन जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड में अपन ऊपर बढ़ते हैं, या अपन जैसे जैसे हाइट के अंदर अपन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होने लगेगी। यानी कि जहाँ पर कम इंटेंसिटी है वहाँ पर तो क्या होगा, कोई ख़ास बात नहीं है, वहाँ पर तो N2 और O2 वहाँ पर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब आराम से कर लेगी। लेकिन जो हाई इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, जैसे जैसे अपन हाइट में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हाइट में ये वहाँ पर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपन जो सी लेवल है अपना, उसके साथ जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं उसके साथ में एयर की डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अपन ने ये देखा था, अपन को ये पता है एटमॉस्फेयर में अपन बढ़ा था कि जैसे जैसे अपन हाइट में जाएंगे वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और जो अपना लाइट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो वहाँ पर इतने हाइट पे जाकर के एक जो एयर है उसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत कम रेंज बच जाएगी, ये काफ़ी कम क्वांटिटी बच जाएगी। तो वहाँ पर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट में वहाँ पर क्या होगा, जो बारिश के अंदर, जब आसमान के अंदर जब बादल होते हैं, ओके, तो उस वक्त इंटेंसिटी में क्या होगी, कमी आ जाएगी। कैसे कमी आ जाएगी, अपन को ये पता है, अपन ने देखा था कि जो क्लाउड्स हो गए वो भी जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि क्लाउड्स भी क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन जब अपना स्काई बिल्कुल क्लीन होगा, जब कोई बादल नहीं होंगे ना और कुछ होगा, तब वहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी, वहाँ पर इंटेंसिटी रेंज क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, अपने स्काई के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर वहाँ पर जो अपना स्काई है अगर वो बिल्कुल क्लीन हुआ, ओके, और या फिर हो सकता है सॉइल पार्टिकल्स भी उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, या वाटर पार्टिकल्स अपने जो हो है, छोटे छोटे ओस की बूंदे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। तब तो क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। लेकिन अगर लाइट सीधी आ रही है सन से, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने को मिलेगी। तो वहाँ पर अगर उनका होगा, कोई लाइट आ रही है और वहाँ पर कोई पार्टिकल्स है छोटे छोटे, तो वो लाइट इन पे आएगी और फिर यहाँ पर आकर के वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी लाइट। यानी कि पहले सीधी लाइट आ रही है, सीधी लाइट आने के बाद में क्या हो रहा है, एक बार दोबारा समझिए, ये यहाँ पर सन है, यहाँ से सीधी लाइट आ रही है, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कोई भी किसी के भी हो सकता है, फिर यहाँ से क्या होगी, लाइट स्प्रेड हो जाएगी, बिखर जाएगी अलग अलग दिशा में, तो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। ये क्या हो रही है, सीधी लाइट इंटेंसिटी आ रही है। ये काम कहाँ पर हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। लेकिन ये जब हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगी लाइट, या फिर अपन उसको स्काई लाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होने के बाद भी ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रही है। तो डिफ्यूज़ होने के लिए अपन इस लाइट को क्या बोल देंगे, डिफ्यूज़ लाइट बोल देंगे, या फिर अपन इसको बोल देंगे स्काई लाइट। समझ आ गया। यानी कि अगर कोई एनवायरनमेंट से, सॉरी सन से अगर कोई लाइट आ रही है और वो जो भी उसमें पार्टिकल्स है अगर वो आ रहे हैं डायरेक्ट, और वो कोई पार्टिकल्स अपने एनवायरनमेंट में ऑफ कोर्स है, यानी कि हो सकता है अगर बारिश हो रही है
तो बारिश के अंदर हो सकता है अपने को वाटर ड्रॉप्स भी मिलेगी एनवायरनमेंट में, वो तो वाटर ड्रॉप्स पे लाइट आएगी और वहाँ से क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, और उस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लाइट अपन करके बोलेंगे। तो इस टाइप का जो लाइट होता है ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक वेदर में होगा, लेकिन अगर अपन बात करते हैं समर की तो वहाँ पर क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब कुछ हो। तो इसलिए क्या होगा, गर्मियों में लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है बजाय किसके, विंटर सीज़न या फिर अपने मानसून सीज़न के। यही रीज़न है अपने गर्मी और सर्दी का। समझ आ गया होगा ये चीज़। अब एक बात करते हैं, ये तो होगी डिफ्यूज लाइट की, और एक अपनी बात कर ली अपन ने डायरेक्ट लाइट की। डायरेक्ट लाइट अपन को पता चल गया कि अगर लाइट डिफ्यूज नहीं होगी, डायरेक्ट अगर सरफेस तक आएगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लाइट अपन उसको बोलेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट, तो जो अपनी लाइट है, कौन सी लाइट है, डिफ्यूज लाइट है। डिफ्यूज लाइट में केवल और केवल जो भी अपने सोलर रेडिएशन है वो खाली इसमें डिफ्यूज लाइट में कितनी परसेंट रह जाएगी, 10 से 15% ही रहेगी। समझ में आया? यानी कि डिफ्यूज लाइट के अंदर जो सोलर रेडिएशन आ रहा है अपना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 10 से 15% ही अपना रह जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशन हो जाएगा कम, क्योंकि जो लाइट हो गई वो हो गई स्प्रेड, और वहाँ पर जो ऑलमोस्ट जो रेडिएशन हुआ वो हो जाएगा एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर के अंदर ही। तो वहाँ पर रेडिएशन और कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 से 15% ही रह जाएगा। अब अपन बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन्स की। ट्रॉपिकल रीजन्स में अपने को पता है कि वहाँ पर 12 और 12 फिक्स डे और नाइट इतना होता है अपने को। तो वहाँ पर क्या होगा कि इंटेंसिटी बहुत कम होगी, इंटेंसिटी होगी बराबर, लेकिन जैसे जैसे अपन ट्रॉपिकल रीजन से अपन साइड में बढ़ेंगे फिर क्या होने लग जाएगा, एल्टीट्यूड में अगर ऊपर बढ़ेंगे तो लाइट इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज, और अगर अपन ट्रॉपिकल रेंज से अपन नीचे घटेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। कैसे होगा कि अपन ने ये देखा था कि ये कोई सरफेस है, सरफेस के अंदर ये कोई माउंटेन हो गया। अगर अपन एल्टीट्यूड की बात करते हैं और ये हो गया लेटीट्यूड, और यहाँ पर अपन ने मान लिया कोई भी एक रीजन, तो इसमें क्या होगा कि लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर अपन अपने जो इक्वेटर है, इक्वेटर से अपन साइड में बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लग जाएगी। अपन ये बात करते हैं कि जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये तो बात हो गई पोलर रीजन्स की, जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई। हाइट में ही इसका क्या होगा, अपने को बढ़ेगी इंटेंसिटी। जैसे जैसे अपन सी लेवल से अपन जैसे जैसे हाइट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये तो बात इसकी हो गई। इफ़ वी टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन, अगर कहीं पर एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पर भी इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। एयर पोल्यूशन, अगर किसी जगह में किसी हैबिटेट में एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पर अपने जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, धूल के कण है, धुंध है, क्लाउड्स है, तो वहाँ पर उनकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी लाइट इंटेंसिटी आ रही है वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अपन छोटी सी बात करते हैं एग्जांपल की, अगर अपन कोई बैटरी का टॉर्च लेते हैं, ठीक है, टॉर्च लेते हैं अपन, और उसके सामने एक तो अपन दीवार पर डायरेक्ट लाइट डालते हैं, ओके, लेकिन बीच के अंदर अपन कुछ भी एक ऐसी चीज़ ले आते हैं जिससे उस लाइट को रोका जा सकता है या फिर डिफ्यूज़ कर सकते हैं उस लाइट को। जैसे कि बीच के अंदर अपन कोई मिरर लिया है या कोई भी एक चीज़ लिया है जिससे कि वो डायरेक्ट लाइट ना जाए, तो इंटेंसिटी में तो कमी आएगी ही आएगी। एक तो अपन डायरेक्ट लाइट डाल रहे हैं और एक अपन किसी बीच की किसी मीडियम से जा रही है, किसी लाइट कोई मीडियम से जा रही है, ओके। तो वहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट लाइट और डिफ्यूज लाइट में क्या फ़र्क है। तो डायरेक्ट लाइट के अंदर क्या होगी, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और डिफ्यूज में क्या होगी, लाइट इंटेंसिटी कम होगी। ये तो हो गई लाइट इंटेंसिटी की बात। अब एक चीज़ देखते हैं अपन कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स हैं और वहाँ पर छोटे प्लांट्स भी हैं, अपन एक हैबिटेट क्रिएट करेंगे।
ये एक बड़ा प्लांट हो गया, ओके। ये यहाँ पर एक छोटा प्लांट हो गया, यहाँ पर एक छोटा हो गया, यहाँ पर कोई बड़ा हो गया, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस होगी, ओके। यहाँ पर कोई कॉनिफर प्लांट हो गया, ये कोई सरफेस हो गई अपनी, फिर यहाँ पर कोई बड़ा प्लांट आ गया, और यहाँ पर छोटी छोटी कोई ग्रासेस हो गई, एल्गी हो गई, मोसेस हो गई, ओके। तो ये एक हैबिटेट क्रिएट हो गया, ओके। अब अपन इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो सबसे जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री होते हैं, अपने को ये अच्छे से पता है। नीचे ग्रासेस हो गई, तो अगर अपन इस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगी, ट्रीज आएंगे सारे इस हाइट के ऊपर। अगर अपन इससे नीचे बात करते हैं तो इसके नीचे आ जाएंगे श्रब्स, उसके नीचे अपन बात करते हैं तो फिर उसमें आ जाएंगे हर्ब्स प्लस ग्रासेस, ग्रासेस बिल्कुल नीचे। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर हो गया सन, ओके। अब यहाँ से डायरेक्ट कोई उनके अंदर कोई इंटेंसिटी आ रही है, तो जो सन से जो इंटेंसिटी आ रही है, डायरेक्ट जो लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो क्या होगी, डायरेक्ट इस पे पड़ेगी। समझ आ रही है बात, वो डायरेक्ट किन पे आ रही है, बड़े वाले ट्रीज पर आ रही है। ये ट्री है कोई बड़ा, और यहाँ पर ये क्या है, ग्रासेस है, या कोई छोटी मोटी हर्ब्स है, तो वो डायरेक्ट कहाँ पर आ रही है, इस पर आ रही है। तो इंटेंसिटी का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, बड़े बड़े ट्रीज़ पर पड़ रहा है, ना कि छोटे मोटे ग्रासेस पे पड़ रहा है। तो यही कारण है कि वहाँ पर ये हो रहा है। तो अगर अपन किसी बात करते हैं कि वो डेंस फॉरेस्ट है कोई, ये अपन एग्जांपल लिया है किसी डेंस फॉरेस्ट का, तो घना वन है जहाँ पर सभी टाइप के प्लांट्स है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है, जिसके अंदर अपन बड़े बड़े ट्री की बात करते हैं, बड़े बड़े अपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, सॉरी अपने ग्रासेस की बात करते हैं, या हर्ब्स हो गए, सब टाइप के वेजिटेशन है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का फ़र्क कैसे पड़ेगा, तो इंटेंसिटी वहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, एक तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो डायरेक्ट अपन कोई टॉर्च है, अपन कोई भी, एक तो यहाँ पर कोई अपन कुछ लगा रखे हैं, एक नीचे है, तो यहाँ से अगर कोई अपन डायरेक्ट कोई लाइट डालते हैं तो वो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे जाएगी, फिर अगर कुछ वहाँ से अगर कुछ बच रहा है, या वहाँ से अगर कुछ अपने को उसको जगह मिल रही है, तब वो कहाँ पे जाएगा, साइड के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ हो गई। तो ये कहाँ पर हो गया, अपना इंटेंसिटी की बात हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो बड़े वाले हाइट वाले जो प्लांट्स हैं, बड़े हाइट के प्लांट्स हैं, और जो छोटे हाइट के जो प्लांट है, उनके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्वेशन होता है। तो लाइट की इंटेंसिटी कौन एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा, ये वाले। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, इस जगह हो रहा है, ना कि इस जगह, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट इतनी आ ही नहीं रही है। समझ आई बात, क्योंकि लाइट तो डायरेक्ट कहाँ पर हो रही है, बड़े बड़े, इनको तो ये छोटे मोटे जो प्लांट्स हैं, इनको तो कौन कवर कर लिए, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो कवर कर लिए। तो जो कम ऊंचाई वाले जो है, जो श्रब्स है, जो हर्ब्स है, ब्राइफाइट्स है, उनमें क्या होता है, बहुत कम होता है, उनमें जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, क्यों कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए वहाँ पर या तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होगी, या फिर होगी नहीं, वहाँ तक या तो लाइट पहुँचेगी या लाइट पहुँचेगी ही नहीं। तो अगर अपन बात करते हैं सेलिबस्ट्री, ठीक है, सेली सबरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि इनमें एडेप्टेशन फिर उसी अकॉर्डिंग आ जाता है, इनमें एडेप्टेशन उसी अकॉर्डिंग आ जाता है। कैसे आता है देखो, कैसे आता है, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपने, सेली सबरी के नाम से, अकॉर्डिंग टू सेली सबरी। अपन इसको मिटा सकते हैं वैसे, या तो रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये अपने को पता चले कि ट्री कौन से है, हर्ब्स कौन से है, सिर्फ कौन से। तो एक साइंटिस्ट आए थे सेली सबरी करके, उन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पर उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फेवरेबल हो जाते हैं, और उनको उन्हीं के जैसे एनवायरनमेंट चाहिए। कैसे चाहिए, उनको लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको दो चीज़ में बांट दिया, एक तो सीयूफाइट्स हो गया और एक हेलियोफाइट्स हो गया। कौन कौन से हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, एक तो सीयूफाइट्स हो गया और एक हेलियोफाइट्स हो गया।
सियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स में क्या फ़र्क है? यानी कि एक तो ऐसा है जो कम लाइट के अंदर लगना या वहाँ पर उनके अंदर कम लाइट के अंदर हो गया, और एक होता है हेलियोफाइट्स हो गया। हेलियोफाइट्स में उनको ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी चाहिए। तो अगर ऐसे प्लांट्स हो गए जिनको लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो अपन इनको क्या बोल देंगे? हेलियोफाइट्स बोल देंगे, यानी कि जिनको लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। और एक ऐसे प्लांट्स है अपन इनको क्या बोल देंगे? सियोफाइट्स बोल देंगे। समझ आई बात? तो ये क्या चीज़ हो गई अपनी सियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स, यानी कि अपन इनको क्या कर रहे हैं? अपन उसके अकॉर्डिंग बांट दिया कि जिनको जितनी लाइट चाहिए, जिनको जिस अकॉर्डिंग रहना है उस अकॉर्डिंग उनको अपने क्या कर दिया, इनको कन्वर्ट कर दिया या उनको डिवाइड कर दिया। तो अपन ने सेलिब्री ने क्या कर दिया? सियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स दो टाइप के उन्होंने लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? कि सियोफाइट्स तो क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जिनको क्या होता है? कम लाइट चाहिए और वो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। हिंदी में बोलते हैं छाया प्रिय। क्या बोलेंगे? छाया प्रिय बोलेंगे अपन उनको, या छाया प्रिय या छायातापी पादप बोलेंगे। और एक बोलेंगे अपन प्रकाश प्रिय या फिर सूर्यतापी बोलेंगे। ठीक है, सूर्यतापी या प्रकाशतापी का मतलब क्या होगा? जिनको लाइट पसंद है। हो गया? तो ये अपने किसके अकॉर्डिंग हो गया? सेलिब्री ने बता दिया था कि यहाँ पर दो टाइप के प्लांट्स होंगे, एक तो सियोफाइट्स होंगे, एक हेलियोफाइट्स होंगे अकॉर्डिंग टू उसके। लेकिन कुछ ऐसे पद भी होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको क्या हो गया? तेज़ धूप में होते हैं, लेकिन उनको अपन कम लाइट इंटेंसिटी वाले भी लगा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कैसे हैं? सियोफाइट्स तो है, सॉरी ये प्लांट्स हैं बड़े वाले, यानी कि हेलियोफाइट्स जो है अगर उनको अपन सियोफाइट्स में लगाते हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा लाइट पसंद है, जिनको ज़्यादा लाइट पसंद है, लेकिन अगर उनको कम लाइट में भी अगर अपन लगाते हैं, कम लाइट मतलब कम लाइट इंटेंसिटी वाली जगह में अगर लगाते हैं, तब भी वो वहाँ पर अगर सर्वाइव कर जाते हैं, तो अपन उनको बोलेंगे फैकल्टेटिव सियोफाइट्स। फैकल्टेटिव सियोफाइट्स किनको बोल रहे हैं? सियोफाइट्स कैसे हुआ? वो फैकल्टेटिव सियोफाइट्स है, यानी कि उनको वैसे तो वो कहाँ पर होता है? लाइट इंटेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अगर उनको अपन कम वाली जगह में भी अगर अपन लगा रहे हैं तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। इसी अकॉर्डिंग फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स भी आता है। वो कौन होंगे? कि वो कम में लगना पसंद करते हैं, यानी कमी में लगे जाते हैं, लेकिन उनको अगर अपन ज़्यादा इंटेंसिटी वाले में भी लगा देंगे तो भी वो वहाँ पर क्या कर जाएंगे? सर्वाइव कर जाएंगे। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव सियोफाइट्स और फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स। सियोफाइट्स हेलियोफाइट्स अपने को समझ में आ गया। सियोफाइट्स तो क्या होंगे? जिनको कम लाइट इंटेंसिटी वाली जगह में सर्वाइव करना होता है, और एक होता है हेलियोफाइट्स जहाँ पर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होता है। फिर एक होता है फैकल्टेटिव सियोफाइट्स और एक फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स, जहाँ पर क्या होता है कि फैकल्टेटिव सियोफाइट्स तो क्या होगा? जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? कम लाइट में सर्वाइव कर जाते हैं या कर सकते हैं, तो उनको अपन क्या बोल देंगे? फैकल्टेटिव हो जाता है। अब एक चीज़ होती है कि ये तो क्या हो गया? लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक होता है कि इनमें जो एडेप्टेशन हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल जो भी हो रहा है, फिजियोलॉजिकल हो रहा है या फिर मॉर्फोलॉजिकल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी इनको दो में बांटा था। एक तो हीलियोमॉर्फिक में, एक हेलियोप्लास्टिक में। किसमें? एक तो हीलियोमॉर्फिक में, एक तो हीलियोमॉर्फिक, एक होगा हीलियोप्लास्टिक। ये दो टर्म, यानी कि हीलियोमॉर्फिक में क्या होता है कि ये जो लाइट इंटेंसिटी जो तेज होती है, अगर क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि पहले से जेनेटिकली इनमें क्या है कि ऐसा कैरेक्टर फिक्स्ड होता है कि ये हाई इंटेंसिटी लाइट के अंदर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ये उगना या ग्रो करना पसंद करते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे अपन? हेलियोमॉर्फिक बोलेंगे, कि हाई इंटेंसिटी में जेनेटिकली फिक्स्ड है, इनमें ऑलरेडी फिक्स्ड है ये कैरेक्टर कि ये हाई इंटेंसिटी के अंदर ही लगना पसंद करते हैं, जेनेटिकली ये फिक्स्ड है कि वहाँ पर होता है, और यही कैरेक्टर ये क्या करता है? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं यही कैरेक्टर। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? हेलियोमॉर्फिक करेंगे। लेकिन एक होता है हेलियोप्लास्टिक। हेलियोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि ये कम या तेज दोनों के अंदर
हो जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल हो जाते हैं। समझ आई बात? यानी कि ये इनमें तो क्या होता है कि है पहले से इनके अंदर जेनेटिकली फिक्स्ड होता है इनके अंदर कि इनको सिर्फ और सिर्फ लाइट इंटेंसिटी इनको तेज चाहिए वहीं पर, ठीक है। अगर इनको अगर अपन वहाँ से उठा करके अगर अपन लो इंटेंसिटी वाली जगह के अंदर अगर अपन इनको लगा देते हैं तो ये वहाँ पर उस कैरेक्टर को अपन अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन हेलियोप्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन लेते हैं कि अगर इनको अगर अपन तेज़ या कम दोनों के अंदर किसी में भी लगा लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल हो जाएंगे, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल हो जाएंगे। यानी कि चाहे इनको धूप में लगाओ या फिर उनको छाया में लगाओ, अगर इनको धूप में अगर अपन लगाते हैं इनको तो इनकी जो लीव्स है वो क्या हो जाएगी, कम ब्रॉड होगी, ठीक है, और कम थिक होगी। लेकिन अगर अपन इनको छाया में लगाएंगे तो ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी और पतली भी हो जाएगी। समझ आई? यानी कि हेलियोप्लास्टिक अगर इनको अपन शेड में लगाएंगे या अपन इनको बोल सकते हैं लो इंटेंसिटी में लगाएंगे जहाँ पर कम है, और एक अपन हाई इंटेंसिटी, ये किसी में भी उससे अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो लो में लगाएंगे तो इनके अंदर जो पत्तियाँ होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड लीफ हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पतली होगी, थिन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉड की जगह क्या होगा, थोड़ी कम ब्रॉड होगी, यानी कि लेस ब्रॉड होगी, और यहाँ पर इसकी जो लीव्स होगी वो क्या हो जाएगी, थिक होगी, और ना कि इनकी शाइनी होगी, चमकीली बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, हेलियोफाइट्स और अपना सीओफाइट्स, यानी कि लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन ने इनको डिवाइड किया, अपन ने इनको बांटा। तो आज अपना जो टॉपिक पढ़ा था, अपन ने दो टॉपिक पढ़े, एक तो लाइट इंटेंसिटी पढ़ा है और अपने एक पढ़ा है फोटोसिंथेटिक, जो रेडिएशन का अपन फोटोसिंथेसिस में कौन से रेंज का रेडिएशन अपन ने देखने को मिलता है। अब अपन इसमें एक कंपैरिजन भी होता है कि सीओफाइट्स में और हेलियोफाइट्स में कंपैरिजन थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन, हेलियोफाइट्स में और सीओफाइट्स में कंपैरिजन। अब देखो हेलियोफाइट्स में और सीओफाइट्स में अगर अपन बात करते हैं तो जो हेलियोफाइट्स होंगे इनके अंदर जो इनका स्टेम होगा, सीओफाइट्स के अंदर इनका जो स्टेम होगा वो क्या होगा, थिक होगा, यानी कि इनमें जाइलम अच्छे से विकसित होगा, जाइलम डेवलप होगा इनमें। लेकिन अगर अपन हेलियोफाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इनका जो क्या होगा, ये अपन ने बात करी थी, हाँ, सीओफाइट्स के अंदर जो जाइलम होगा, मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, एक मिनट, एक तरफ अपन लेंगे सीओफाइट्स, एक अपन लेंगे हेलियोफाइट्स। सीओफाइट्स के अंदर क्या होगा, जो इनका स्टेम होगा वो क्या होगा, थोड़ा कोमल होगा, थोड़ा वीक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जाइलम जो होगा वो कम डेवलप्ड होगा, और यहाँ पर जो जाइलम होगा वो अच्छे से डेवलप्ड होगा, जिससे इनका जो स्टेम है इनमें क्या होगी, जाइलम की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी और इसमें अच्छे से होगी। जाइलम इनमें कम होगा इसलिए इनका स्टेम क्या होगा, थोड़ा कोमल होगा, और उनका क्या होगा, अच्छे से डेवलप्ड होगा इनका स्टेम। अब बात करते हैं इनकी लीव्स की, तो इनकी लीव्स जो होती है काफ़ी बड़ी होगी, ब्रॉड होगी और गहरे रंग की होती है। लीव्स कैसी होगी इनकी, ब्रॉड होगी, ठीक है, डार्क कलर की होगी और काफ़ी बिग भी होगी, यानी कि लार्ज होगी। लीव्स इनकी क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर अपन इनकी बात करते हैं हेलियोफाइट्स की, तो इनकी जो लीव्स होगी वो क्या होगी, छोटी होती है। तो इनके कंपैरिजन में क्या होगी, छोटी होगी और हल्के रंग की होगी, लाइट कलर की होगी वो। तो ये तो हो गया इसका ये। दूसरे अगर बात करते हैं अपन, तो इनके अंदर जो सीओफाइट्स होते हैं, इंटरनोड्स जो होंगे, लॉन्ग इंटरनोड्स होता है। इंटरनोड्स क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, यानी कि दूर दूर इंटरनोड्स होंगे इस टाइप से। लेकिन अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो इनमें जो इंटरनोड्स होंगे वो बहुत पास पास देखने को अपने को मिलेंगे, यानी कि इंटरनोड्स इनमें क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। अगर अपन बात करते हैं हेरी, जो इनके जो लीव्स होती है या फिर इनका स्टेम होता है, तो यहाँ पर जो सीओफाइट्स होते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो इनका स्टेम होगा वो इनका हेयरी नहीं होगा। लेकिन अपन हेलियोफाइट्स की बात करते हैं तो इनका जो स्टेम होगा या इनकी लीफ होगी वो हो सकता है हेयरी अपने को देखने को मिल सकता है।
अगर अपन बात करते हैं सीओफाइट्स की, तो इनकी जो रूट्स है वो क्या है कि कम डेप्थ में जाएगी, लेकिन जो हेलियोफाइट्स है वो क्या होता है, उनको धूप ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो फोटोसिंथेसिस रेट भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, तो उनको पानी भी ज़्यादा चाहिएगा। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो रूट्स होगी वो काफ़ी डीप में जाएगी, ठीक है। और अगर इनका बात करते हैं, इनका ड्राई वेट की बात करते हैं अपन, तो ड्राई वेट इनके अंदर क्या होगा, कम होगा, और उसमें होगा ज़्यादा। तो ये छोटे मोटे इनके अंदर अपन कंपैरिजन अपने इनको देखने को मिल सकते हैं। पोटेशियम वगैरह एक में ज़्यादा होता है, हेलियोफाइट्स में कम होगा, ठीक है। अगर अपन बीज की बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा होगा, इनके अंदर कैलोरीज कम होगी। तो ये एक कंपैरिजन अपन देखने को मिल सकता है। बाकी अगर अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको और डीप के अंदर अगर आपको देखना है, तो अपन इसका कंपैरिजन अपन आराम से देख सकते हैं। तो आज अपन ने जो अपन क्लास के अंदर देखा है, वो अपन ने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और अपन ने देखा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अपन ने 2 टॉपिक कवर करा है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के अंदर आपको बताया कि जो विजिबल रेंज होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 400 या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000, यानी अपन 400 से अपन उसको 800 नैनोमीटर में अपन ले सकते हैं। वो तो अलग अलग उनके होता है। तो वो एक अपन देखा। फिर उसके बाद में अपन सीओफाइट देखा, हेलियोफाइट देखा, फिर फैकल्टेटिव भी देखे इन दोनों के, कि फैकल्टेटिव के अंदर क्या होता है कि कम में होते हैं लेकिन वो ज़्यादा में सर्वाइव कर सकते हैं, और उसमें होता है तो वो उसमें कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा लाइट इंटेंसिटी भी फोटोसिंथेसिस के अपन देखा कि क्लोरोफिल कितना होता है, कितना नहीं होता है, कितने रेंज के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्या ज़रूरत है, ओजोन लेयर में पार्टिकल्स होते हैं, अपन ने 2-3 टर्म और भी देखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज की क्लास के अंदर कवर करी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और अच्छे से इनको कवर करेंगे। अपन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक होंगे अपने कल के क्लास में टॉपिक होंगे, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ओके, एक अपन कंपैरिजन देख लेंगे, और अपन अब कल देखेंगे कि वोटर के अंदर अपन जोनेशन देखा था अपन ने, लेकिन अब वाटर में जोनेशन भी देखेंगे कि वाटर के अंदर लाइट इंटेंसिटी किस लेवल तक कितनी लाइट जाती है, और वहाँ के प्लांट्स किस अकॉर्डिंग के होते हैं। अपन ने पहले जोनेशन अपन देखा था एनवायरनमेंट के अंदर कि कैसे प्लांट्स होते हैं, कितने हाइट पर कितने प्लांट्स होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अपन ने देखा था हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब अपन वाटर में लाइट के अकॉर्डिंग जोनेशन देखेंगे कि इस हाइट के अंदर इतना जा रहा है तो वहाँ पर कितना होगा। तो ये सब चीज़ें अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा अपना टॉपिक जो रह गया, फिर इम्पोर्टेंस देखेंगे अपन लाइट का, फिर एक फ़ोटो पीरियड देखेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ओके, फिर आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंप्लीट है। ये आपके आई थिंक 2 या 3 क्लास के अंदर आपकी ये कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एडेफिक फैक्टर्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इन सबको आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय क्लासेस।